इंटरफेज में सेल क्या करती है, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करती है, किसके लिए, डिवीजन के लिए। डिवीजन फेज कौन सा होता है आपका, एम फेज होता है। एम फेज सेल साइकिल का वो पार्ट है जहां पे सेल डिवाइड करती है, और इंटरफेज सेल साइकिल का वो पार्ट है जहां पे सेल प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करती है। आपको मैं नॉर्मल से एग्जांपल देता हूं, एकदम नॉर्मल से एग्जांपल दूंगा। गाइज अगर आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला हो तो आप लोग क्या करते हो, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करते हो कि नहीं करते हो ना। तो वैसे ही सेल में हमारा प्लानिंग प्रिपरेशन करता है, किसके लिए, एग्जाम देने के लिए। सेल का एग्जाम क्या है, उसको डिवाइड करना है। और आपका एग्जाम क्या है कि आपको एग्जाम्स क्लियर करना है, किसके, नीट के, 12th के, बोर्ड के और यूपीएससी तमाम तक एग्जाम्स होते हैं गाइस। तो आप जो भी हो जिसमें पार्टिसिपेट किए वो आपको क्लियर करना है। लेकिन उसके लिए आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, स्ट्रेटजी बनाते हो, बुक्स खरीदते हो। कहते हो हमारे पास ये बुक्स नहीं है, हमें प्रिपरेशन करनी है, बुक चाहिए, तो उसे खरीदते हो। वैसे हमारी बॉडी में सेल भी इंटरफेज में प्रिपरेशन करेगी, एंजाइम्स हैं कि नहीं है, प्रोटीन्स हैं कि नहीं है, डीएनए कितना है, आरएनए कितना है, कौन सा सेल कम है, क्या है, इस सब चीज का प्रिपरेशन एंड प्लानिंग किस में होगा, इंटरफेज में होगा। इंटरफेज के बाद आता है एम फेज। एम फेज में सेल डिवाइड करती है, क्योंकि सबको पता है और सेल को भी पता है कि अगर एक बार एम फेज में चले गए, यानी कि एक बार आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ गए, तो फिर आपको प्लानिंग प्रिपरेशन का कोई चांस नहीं मिलेगा गाइज, कोई भी चांस नहीं मिलेगा। वैसे सेल को ही पता है कि यहाँ पे कोई चांस नहीं मिलेगा, हमें फाइनली डिवाइड करना है, डिवाइड। क्लियर है। तो चलिए समझते हैं एम फेज में कितने पार्ट्स हैं। एम फेज के 2 पार्ट्स होते हैं, कितने, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका कैरियोकाइनेसिस, पहला क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, एंड सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस। गाइस कैरियोकाइनेसिस, कैरियो में होता है न्यूक्लियस, कैरियो कैरियन का वर्ड है, ठीक है, क्या है, कैरियन। कैरियन में क्या होता है, न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस में होता है डिवीजन। कई चीज नाम से याद होती है तो आप नाम से याद कीजिए। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, किसमें, सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, कितने, 4 पार्ट्स में इसको भी डिवाइड किया गया, किसको, कैरियोकाइनेसिस को। पहला पार्ट था आपका प्रोफेज, सेकंड पार्ट होता है मेटाफेज, थर्ड पार्ट होता है एनाफेज, एंड फोर्थ पार्ट होता है टेलोफेज। ओके गाइस, क्लियर है। P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड T फॉर टेलोफेज। आपको नॉर्मल वर्ड दूं, पीमेट, पीमेट याद कर लो, आपको हमेशा याद रहेगा कि कौन सा पहले रहा कौन सा बाद में रहा, ठीक है। P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टेलोफेज। एंड फाइनली होता है क्या, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटो में साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस में डिवीजन, यानी कि यहाँ पे अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और 2 न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जो एक पेरेंट सेल थी, सोचिए जो एक पेरेंट सेल थी वो इंटरफेज में गई जहां पे उसको मिले G1, S, G2 फेज, देन वो आया के कैरियोकाइनेसिस के लिए M फेज में, और उसको मिला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, देन फाइनली साइटोकाइनेसिस हुआ, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और सेल जो पेरेंट सेल थी वो 2 न्यू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। यही तो है पूरी सेल की लाइफ साइकिल। ओके गाइस, तो इसको हम लोग और डीपली समझते हैं और इंजॉयमेंट करते हैं इसके साथ। प्रोफेज, प्रोफेज में देखिए होता क्या है, प्रोफेज में आपका नॉर्मली कंडेंसिंग ऑफ डीएनए एंड क्रोमेटिन, ठीक है, जो आपका डीएनए और क्रोमेटिन है वो कंडेंस होके किसमें कन्वर्ट होता है, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट जाता है। क्लियर है। और जो आपका न्यूक्लियोलस है, जो न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है न्यूक्लियर डिसअपियर एंड क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होकर किसमें कन्वर्ट होने वाला है, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होने वाला है। सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम, सेपरेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स, इसमें क्या होता है आपका जो सेंट्रोसोम है उसका सेपरेशन हो जाता है और जो आपके सेंट्रियोल्स हैं वो डिफरेंट पोल्स में मूव करने लगते हैं। कौन से, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डिफरेंट पोल्स में मूव करते हैं। किस लिए मूव करते हैं गाइस, उन्हें फ्यूचर में स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस करने हैं, जो कि बहुत बड़ी बहुत अहम भूमिका निभाता है पूरे सेल डिवीजन में। अगर ऐसा ना हो, अगर स्पिंडल फाइबर का प्रोडक्शन ना हो तो फिर क्या होगा, सेल डिवाइड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। चलिए इसको हम लोग आगे समझेंगे, फिलहाल चलते हैं आगे। फॉर्मेशन ऑफ द 3 टाइप ऑफ माइटोटिक स्पिंडल फाइबर। टोटल 3 टाइप के स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, कितने, 3 टाइप के स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। पहला होता है पोलर फाइबर, सेकंड होता है कैंटोकोर फाइबर एंड थर्ड होता है एस्ट्रल फाइबर। अब आप पूछिएगा इस 3 तरह के फाइबर्स का मतलब क्या है, ये होते क्या। चलिए इसको हम लोग एक छोटे से पिक्चर के थ्रू समझते हैं गाइज। ये आ गया, देखिए पोलर माइक्रोट्यूबल्स क्या होते हैं, ये वो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं जो निकलते तो हैं, ठीक है, आपका यहाँ पे क्या कहते हैं सेंट्रियोल था, यहाँ से निकले तो, लेकिन ये किसी कैंटोकोर से कनेक्ट नहीं होते हैं, ये में फैले होते हैं, एक पोल पे फैले होते हैं, इसलिए इन्हें पोलर माइक्रोट्यूबल कहते हैं। क्लियर है, ये जो देख रहे हैं ये पोलर माइक्रोट्यूबल है। और गाइज अब बात रही एस्टर माइक्रोट्यूबल्स की, तो ये रहे आपके एस्टर माइक्रोट्यूबल्स। एस्टर माइक्रोट्यूबल्स में आपके जो क्या कहते हैं, ये जो
सेंट्रियोल होता है ना, ये अब्सेंट होता है। ये एस्ट्रल फाइबर्स होते हैं, यानी कि एक रेस टाइप की होती हैं जो अपने आप निकलती हैं। ये हायर प्लांट्स में होता है। याद रखिएगा, जो एस्ट्रल माइक्रोट्यूबल्स हैं वो हायर प्लांट्स में मिलते हैं, ठीक है। ये एस्ट्रल माइक्रोट्यूबल्स हो गए। और जो आपका थर्ड होता है वो क्या, आपका कैंटो का माइक्रोट्यूबल, यानी कि के फाइबर्स। कैंटो को जो माइक्रोट्यूबल है वो आपका होता है जो कैंटोकोर से कनेक्ट होता है। कैंटोकोर किसमें होगा, आपका क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम में देखिए यहाँ पे कैंटोकोर होता है मिडिल में इसके, जहां से ये देखिए ये रहा आपका कैंटोकोर माइक्रोट्यूबल, ठीक है। यही क्या करते हैं, ये क्या इस तरह से भूमिका निभाएंगे, जो क्रोमोजोम्स में खिंचाव, तनाव पैदा करना होता है, एक टेंशन पैदा करना होता है, वो कौन करता है, यही माइक्रोट्यूबल्स करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स करते हैं। क्लियर है। तो समझ में आया को पोलर माइक्रोट्यूबल्स और एस्टर माइक्रोट्यूबल्स एंड कैंटोकोर माइक्रोट्यूबल्स किसे कहते हैं। एस्टर माइक्रोट्यूबल आपको हमेशा हायर प्लेन्स में मिलेगा, जहां पे आपका सेंट्रियोल अब्सेंट होता है। याद रखिएगा, एस्टर माइक्रोट्यूबल हमेशा सेंट्रियोल अब्सेंट रहता है। पोलर माइक्रोट्यूबल, जो माइक्रोट्यूबल्स निकलते तो हैं साइड में रेज की तरह निकलते हैं, बट वो किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं, बस फैले रहते हैं। और तीसरे माइक्रोट्यूबल्स वो हैं जो कैंटोकोर माइक्रोट्यूबल होते हैं, जो कि क्रोमोजोम के कैंटोकोर से कनेक्ट होते हैं। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस का साइन बना हुआ है, आप समझना चाहेंगे ये होता क्या है। मैं बता दूं आपको गाइस, ये प्लस मतलब होता है पॉजिटिव एंड, जो आपका स्पिंडल फाइबर का पॉजिटिव एंड, यानी कि इस एंड में मैक्सिमम आपके क्रोमोजोम्स कनेक्ट होंगे। और ये नेगेटिव एंड, इधर जो निकल रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, ये बेकार का है, इसलिए इसे नेगेटिव कहता है। तो किसी भी स्पिंडल फाइबर का दो एंड होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है। क्लियर है। चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं अब किसकी थ्योरी को, मेटाफेज को। गाइस, मेटाफेज इट इज द बेस्ट स्टेज टू ऑब्जर्व द शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। गाइस, ये सबसे बेस्ट स्टेज होता है किसको ऑब्जर्व करने के लिए, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कितनी मात्रा में, इसकी क्या क्वांटिटी, इसकी क्या शेप है, क्या साइज है, इसका अगर आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है तो वो ओनली और ओनली मेटाफेज में आपको मिलेगा। कब, मेटाफेज में सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें आप क्लियरली देख सकते हैं, उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर है। स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच द कैंटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स के कैंटोकोर से अटैच हो जाते हैं, यानी कि इसी फेज में जो आपके स्पिंडल फाइबर्स है क्रोमोसोम के कैंटोकोर से अटैच हो जाएंगे। देन क्रोमोसोम अंडरगोज मिडल ऑफ द सेल। जो क्रोमोसोम है वो अंडरगोज कहां, यानी कि कहां आ जाएगा, मिडिल ऑफ द सेल, यानी कि सेल के इक्वेटर पे आ जाएगा। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। देयर सेंट्रोमियर्स ऑक्यूपाई द प्लेन ऑफ द इक्वेटर ऑफ द माइटोटिक अपार्टस आर नोन एज इक्वेटोरियल प्लेट। क्लियर है गाइस। यानी क्रोमोसोम लाइन अप along मेटाफेज प्लेट, इमेजिनरी प्लेन। देखिएगा यहाँ पे ये मिडिल में आ जाएंगे, जितने भी आपके क्रोमोसोम्स है ये सब बीच में आ जाते हैं, ठीक है, किसी सेल के बीच में आ जाती है, इसलिए हम लोग कहते हैं मेटाफेज। एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेटाफेज। क्रोमोसोम कहाँ आएंगे, मिडिल पे, यानी कि बीच में, इक्वेटर पे आएंगे। क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं आगे। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, एनाफेज के कॉन्सेप्ट को। ओके गाइस, एनाफेज देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कैल्शियम आयंस का रिलीज शुरू हो जाता है। इसमें कैल्शियम आयन को रिलीज कर दिया जाता है और क्रोमोसोम है वो डिवाइड किसमें होता है, क्रोमेटिड्स में। जो अब तक क्रोमोसोम्स था वो सिस्टर क्रोमेटिड्स में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है। और जो क्रोमोसोम है वो तमाम तरह का शेप लेगा। इसके बारे में क्रोमोसोम के जब मैं वीडियो बनाऊंगा ना तो मैं वहां बताऊंगा क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, तो वहां बताऊंगा। तो यहाँ पे यू वी जे शेप ले लेता है कौन, क्रोमोसोम, ठीक है। क्लियर है। क्रोमेटिड्स पुल टुवर्ड्स और अपोजिट एंड ऑफ सेल। जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो टुवर्ड्स, यानी कि हमेशा अपोजिट साइड में क्या होंगे, पुल होने लगेंगे। देखिएगा यहाँ पे ये जो क्रोमेटिड्स है, छोटे से आपको दिखे ना क्रोमेटिड्स, ये क्या हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हो रहे हैं, अपोजिट साइड में पुल हो रहे हैं, यानी कि ये अपोजिट साइड में अट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, किसमें, अपोजिट साइड में ये अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्रोमोसोम ब्रेक्स एट सेंट्रोमियर्स, जो सेंट्रोमियर होता है वहां से क्रोमोसोम ब्रेक होते हैं, किसमें कन्वर्ट होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन मूव टू अपोजिट इनटू द सेल, यानी कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या, सेल के अपोजिट साइड में जाना स्टार्ट कर देंगे। किस फेज में, एनाफेज में। और इस पूरे एनाफेज में मोटर प्रोटीन्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर रोल प्ले करता है। कौन, मोटर प्रोटीन। क्लियर है गाइस। और यहाँ पे लिखा है 1 क्रोमोसोम 30 ATP अंडरगोज अपोजिट साइड, यानी कि एक सिंगल क्रोमोसोम को अपोजिट साइड जाने में, सेल के अपोजिट साइड में जाने में टोटल 30 ATP का लॉस करती, टोटल 30 ATP की एनर्जी वो लॉस कर देती, एक सिंगल क्रोमोसोम। क्लियर गाइस। चलिए चलते हैं टेलोफेज पे। टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में आपका जो न्यू न्यूक्लियर एनवेलप है वो रीफॉर्म होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में रीफॉर्म होगा, न्यूक्लियोली रीफॉर्म होता है। क्रोमेटिड्स क्या होंगे, अपने पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, सेल के पोस्ट पे पहुंच जाएंगे और दोबारा अनकॉइल होकर क्रोमेटिन का निर्माण करना स्टार्ट कर देंगे। दोबारा क्या होगा, अनकॉइल होकर दोबारा क्रोमेटिन बनाना स्टार्ट कर देंगे।
न्यूक्लियोई एपियर हो जाएगा, जो आपका न्यूक्लियोई था वो भी एपियर हो जाता है। देन स्पिंडल फाइबर स्टार्ट डिसअपियरिंग, जो स्पिंडल फाइबर था वो क्या होगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो अब विलुप्त हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि अब उसका काम खत्म हो चुका है। सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट अपीयरेंस, जो सेल ऑर्गेनल से वो दोबारा से अपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो आपका मायोसिन 2 और एक्टिन फिलामेंट है, यही रिंग कॉन्ट्रैक्ट पैदा करते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन करेंगे किसको, सेल को क्लीव करने, सेल को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, कितने 2 पार्ट्स में, यानी कि 2 न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक, अगले साइटोकाइनेसिस में। चलिए चलते हैं साइटोकाइनेसिस की तरफ। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में क्या होने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आकर साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर जाएगा। क्लियर है, एनिमल सेल में क्लीवेज फ्यूरो के थ्रू आपका सेल डिवाइड करता है, प्लांट सेल में गोल्जी वेसिकल्स एक सेल प्लेट बनाएंगे, उसके बाद सेल डिवाइड कर जाता है। और इसमें साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो आपका पेरेंट सेल है फाइनली डिवाइड होकर 2 न्यूट्रल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने, 2 न्यूट्रल सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन ये फाइनल प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल। देखिए एनिमल सेल में किस तरह से क्लीवेज फ्यूरो बना और सेल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब प्लांट सेल में गोल्जी वेसिकल्स आए और उन्हें सेल प्लेट बनाया, देन फाइनली सेल डिवाइड हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड विजिटिंग। सो गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपका भी बनता, थोड़ा सा आपका भी हक बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, इसको आगे निकाला जाए। ओके गाइज, बाय बाय, गुड नाइट।